नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ। उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश द्वारा अभिभावकों और बच्चों को दीक्षा ऐप और व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ने के अभियान में जनपद आजमगढ़ के पलानी शिक्षा क्षेत्र के इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल एवं एक रामपुर के सहायक अध्यापक यशवंत सिंह द्वारा एक रामपुर प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को उनके घर जाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कोविड-19 के सुरक्षात्मक उपायों का पालन करते हुए कक्षा 5 की छात्र अंशिका यादव, प्रतिभा यादव, अपूर्वा यादव, त्रिषा सिंह, कक्षा 4 की खुशी मौर्य सहित कई छात्रों को दीक्षा ऐप के महत्व और प्रयोग के विस्तार पूर्वक बताया गया तथा बच्चों को यह भी बताया गया कि आप समस्त विषयों को जो आपके विद्यालय में पाठ्य पुस्तक के रूप में संचालित होते हैं, दीक्षा ऐप के माध्यम से काफ़ी रोचक ढंग से सीख सकते हैं। यदि उसके पश्चात किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे फ़ोन कर संपर्क कर सकते हैं। इकाई का है, इकाई का मतलब यूनिट, ये दहाई, रेंज, सैकड़ा, 100, 1000, 1000। आजमगढ़ जिला के महाराजगंज थाना क्षेत्र के मरचा गांव में दो पक्षों के बीच पुरानी रंजिश को लेकर जमकर मारपीट हुई है। इस मारपीट में दोनों पक्षों से जमकर लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले हैं, जिसमें एक पक्ष से 5 महिलाओं सहित 9 लोग घायल हैं तो दूसरे पक्ष से सिर्फ 5 लोग घायल हैं। इस संबंध में महिला पक्ष का कहना है कि हम लोग अपने घर के अंदर काम कर रहे थे, तभी दूसरे पक्ष के लोग जमीनी विवाद से संबंधित पुराने रंजिश को लेकर घर में घुसकर बुरी तरह से हम लोगों को मारपीट कर घायल कर दिया है। तो दूसरे पक्ष का कहना है कि आज हम लोग प्लास्टिक की पाइप से पानी ले जा रहे थे तो दूसरे पक्ष के लोग ऑटो रिक्शा चढ़ाकर पाइप को फाड़ दिए, जिससे पूछने पर मारपीट शुरू हो गई। सूचना पर पहुंची महाराजगंज थाने की पुलिस ने मौका मुआयना कर दोनों पक्षों को पकड़कर थाने ले आई है। समाचार लिखे जाने तक महाराजगंज पुलिस दोनों पक्षों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलरियागंज में इलाज कराकर मेडिकल मुआयना कर रही थी। क्या नाम पड़ेगा आपका? प्रियंका कुमारी। घर? मटसारी बल्लभ। थाना? महाराज। क्या मामला है? सर वो मतलब खड़ंजा है तो रास्ता सरकार का, तो उस पर उनका टेम्पू खड़ा होता था और मेरे चाचा भी टेम्पू है, वो भी अपना खड़ा करना चाहते थे तो कहते तीन हाथ हमारा है। लोग कह रहे थे हमने ज़मीन दिया तो उतना ज़मीन लिए हैं। फिर सर मैं बैठी थी वहाँ, तब वो सब आए और फिर लगे मतलब हमारे परिवार को लगे मारने और डंडे में कीली थी सर, सबके कीली धंस गई कपार में। कितने लोग घायल हैं आप लोग? 8 लोग सर, बहुत बुरी तरह सर, एकदम कील अंदर का कपार में भी घुस गई सर। और पुलिस को सूचना देने के बाद कितनी देर बाद पहुंची पुलिस? जिलाधिकारी ने बताया कि विभिन्न प्रदेशों से जनपद में प्रवासी मजदूर व्यक्ति अब तक 1 मई 2020 से 22 मई 2020 साय 6 बजे से 6 बजे तक कुल 58,153 आए, जिसमें सीधे ट्रेन से आने वाले व्यक्ति 17,664, किसी अन्य जनपद में ट्रेन से, उसके बाद जनपद में बस द्वारा आने वाले व्यक्ति 22,731, सीधे बस द्वारा आने वाले व्यक्तियों में 17,735, व्यक्तिगत रूप से आने वाले व्यक्ति 23 हैं। उन्होंने बताया कि आज दिनांक 22 मई 2020 साय 6 बजे से 23 मई 2020 प्रातः 6 बजे तक 1,974 प्रवासी मजदूर व्यक्ति आए हैं। अधिकारी ने बताया कि माह मई में कार्ड धारकों को अतिरिक्त चावल वितरण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जनपद में प्रचलित राशन कार्डों की संख्या 7,87,546 है एवं प्रचलित राशन कार्डों के सापेक्ष लक्ष्य आवंटित चावल की मात्रा 16,476 मीट्रिक टन है। उन्होंने बताया कि लक्ष्य के सापेक्ष कुल 7,01,469 राशन कार्डों का चावल वितरित किया गया है। इस प्रकार आवंटित चावल के सापेक्ष 15,730 मीट्रिक टन वितरण किया जा चुका है। कुल आवंटित खाद्यान्न के सापेक्ष वितरण का प्रतिशत 95.47 है। आजमगढ़ के दीदारगंज थाना क्षेत्र के महुआर खुर्द बाजार में बीती शुक्रवार की रात्रि में महुआरा खुर्द गांव निवासी राम मनोज राजभर की गुमटी में जनरल स्टोर की दुकान थी, जिसमें चार अज्ञात लोगों ने रात में आग लगा दी है, जिसमें रखा हजारों का सामान जलकर राख हो गया है। वहीं बगल में महुआरा कला गांव निवासी दिनेश राजभर पुत्र हरिराम की गुमटी में साइकिल बनाने की दुकान में ही गांव के चारों लोगों ने आग लगा दी, जिससे सब सामान जलकर राख हो गया। सूचना मिलते ही रात में मौके पर पहुंची पुलिस इस बात को लेकर दोनों ने थाना दीदारगंज में 4 नामजद लोगों के खिलाफ तहरीर दी है। दुकानदारों के अनुसार दोनों दुकानों से करीब 80,000 रुपये का सामान नुकसान हुआ है। सर हमारा जो है साइकिल मोटरसाइकिल का सामान जला है और
नाम दिनेश कुमार है। कितना लगभग नुकसान हुआ आपका? सर लगभग हमारा 30,000 का नुकसान हुआ है। अभी तहरीर दिए हैं थाने से? जी सर, तहरीर दी गई है, अब आगे की कार्रवाई हो सकती है। नाम है आपका? सर मेरा नाम आदर्श कुमार राजभर है, ग्राम मोगरा खुर्द, थाना कौन सा है? दीदारगंज। और क्या घटना हुई है? सर यहाँ मेरी गुमती जला दी गई, 50,000 का सामान जल गया इसमें 12:30 बजे रात में सर। 12:30 बजे रात को? कौन सी तारीख थी? 22 तारीख को सर। 22 तारीख जी, 2020 को? जी। और आपने थाने पे तहरीर दिया जी, है? थाने पे मौके पे गाड़ी आई थी साहब की। एसओ साहब आए थे मौके पे? एसओ साहब नहीं थे, दूसरे कोई थे। अच्छा, आए थे मौके पे। आप थाने पे तहरीर दिए हैं? हम थाने पे तहरीर दे के आए हैं सर, हाँ। वहाँ कार्रवाई करेंगे उसके आगे। और कौन कौन कुछ जानकारी है कि कौन से लोगों ने? जी सर, नाम दर्ज हमने FIR किया है। नाम दर्ज? मंडलायुक्त कनक त्रिपाठी के त्वरित न्याय दिलाने की प्रवृत्ति के चलते विगत कई माह से दर दर भटक रहे किसान को जहां 2 घंटे के अंदर राहत मिली, तो वहीं बिना किसी आदेश के ही 3 सह खातेदारों के नाम अंकित कर दिए जाने के नतीजे में मंडलायुक्त के निर्देश पर तत्कालीन लेखपाल के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की गई है। मामला तहसील फूलपुर अंतर्गत ग्राम में हेवती का है। मंडलायुक्त श्रीमती त्रिपाठी के समक्ष नगर के मोहल्ला दलसिंगार निवासी वृद्ध किसान विजय कृष्ण ने प्रार्थना पत्र देते हुए अवगत कराया कि खतौनी में वह अकेला खातेदार है, परंतु तहसील स्टाफ एवं तत्कालीन लेखपाल गोरखनाथ यादव द्वारा उनके नाम के साथ बिना किसी आदेश के बतौर खातेदार के रूप में शेख मोहम्मद जुबैर, शेख अबरार अहमद व शेष अबसार अहमद का नाम दर्ज करा दिया है। प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए तत्काल फूलपुर के उपजिलाधिकारी एवं तहसीलदार के संपर्क कर प्रकरण को अनावश्यक रूप से लंबित रखने पर मंडलायुक्त ने नाराजगी जताई तथा सख्त निर्देश दिया कि खतौनी में सह खातेदारों के नाम अंकित करने वाले तत्कालीन लेखपाल को निलंबित करने के साथ ही तुरंत खतौनी को दुरुस्त किया जाए। मंडलायुक्त के सख्त से रवैये को देखते हुए 2 घंटे के अंदर खतौनी को दुरुस्त करते हुए उनके समक्ष प्रस्तुत कर दी गई तथा तत्कालीन लेखपाल गोरखनाथ यादव, जो वर्तमान में खानजहांपुर मंडल में कार्यरत हैं, के विरुद्ध तत्काल प्रभाव से निलंबन की भी कार्रवाई कर दी गई है। मंडलायुक्त कनक त्रिपाठी ने तहसील बुढ़नपुर अंतर्गत ग्राम रतुआपार में नवीन प्रति की 2 गांठों की जमीन के संबंध में कोर्ट से रचित पत्रावली तैयार कर अतिरिक्त अधिकारी द्वितीय के न्यायालय में विगत 4 अप्रैल 2012 को एक पक्षीय आदेश पारित करा लिए जाने में पूर्ण रूप से दोषी पाए जाने के कारण उक्त न्यायालय के तत्कालीन पेशकार नन्हेलाल श्रीवास्तव, जो अब तहसील सदर में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं, को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मंडलायुक्त श्रीमती त्रिपाठी ने उक्त कर्मचारी के निलंबन के संबंध में कहा कि तत्कालीन रीडर श्री श्रीवास्तव द्वारा अपनाया गया कृत्य एवं आचरण शासकीय हित के स्वरूपता प्रतिकूल होने के दृष्टिगत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि निलंबन अवधि में उक्त कर्मचारी मंडलायुक्त कार्यालय से संबंध रहेंगे। ये ईद हर बार की तरह बिल्कुल नहीं है। जब पूरा मुल्क इस महामारी से जूझ रहा है तो कैसी ईद, कैसे महंगे कपड़े, कैसी नई चप्पल, कैसी शॉपिंग। इस ईद आइए अहद करते हैं कि हम महंगे कपड़े, चप्पल, पकवान ना बनाकर हम गरीबों की मदद करें। हम किसी की जिंदगी की वजह बने, किसी के नंगे पांव पे चप्पल रखाएं, किसी के जिस्म को कपड़ों से ढकाएं। आप बिल्कुल थोड़ा बहुत एहतमाम करें, सिवैयां बनाएं, मगर इस बीच एक हिस्सा गरीबों का भी निकालें। ऐसा ना हो कि आप पकवान खा रहे हों और बगल में कोई भूखा सो रहा हो। इस ईद आइए हम अहद करते हैं कि हम फिजूल खर्ची नहीं करेंगे। हम ईदी के पैसों से उन गरीबों की ईद करेंगे जो आज जिंदगी के लिए दरबदर हुए हैं। हम रोजे रखते हैं, हम भूख और प्यास की तड़प से वाकिफ हैं, फिर हम क्यों बाजारों में जाके बेजान चीजों पे अपने पैसों को जाया करें। जरूरत के सामान तक तो ठीक है, मगर ये टाइम शौक पूरा करने का बिल्कुल नहीं। आपके शौक में खर्च किए हुए पैसों से हो सकता है किसी को एक वक्त का निवाला मिल जाए। और सबसे अहम बात, आप एहतियात बरतें, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखें। ईदगाह में नमाज पढ़ने के लिए कोई बहस ना करें, घर पे ही नमाज पढ़ें। ये टाइम एक दूसरे का साथ देकर कोरोना से लड़ने का है। सुन्नत को निभाते हुए इस ईद को मनाएं। इस ईद ऐसा कुछ ना करें कि आप फिर से मीडिया के हत्थे चढ़ जाएं। टोपी दाढ़ी की गलतियों का इंतजार है उन्हें, ये मौका हरगिज ना दें। हुकूमत की जो भी पाबंदियां हैं उनको मानें, ये आपके लिए ही हैं। ये मुल्क महफूज रहा तो बहुत सी ईदें आएंगी। यहाँ के लोग सेहतमंद रहे तो बहुत सी ईदें आएंगी। इस बार ऐसा कुछ ना करें कि आप किसी की भी तकलीफ की वजह बने। ये सब कुछ महफूज रहा, हम सुरक्षित रहें, आप सुरक्षित रहें, तो फिर से मुस्कुराएगा भारत। शुक्रिया।
आजमगढ़ में कोरोना के संक्रमण को रोकने के संदर्भ में पुलिस अधीक्षक प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह के द्वारा दिए गए निर्देश के अनुपालन में महाराजगंज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें प्रभारी निरीक्षक अरविंद कुमार पांडे ने मय फोर्स महाराजगंज नगर पंचायत और क्षेत्र के सीमाओं का भ्रमण कर लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 पहिया वाहनों और दुकानदारों जिनके द्वारा सोशल डिस्टेंस और मास्क प्रयोग न करने पर 188 की कार्रवाई और वाहनों का चालान काटा गया, जिसमें 68 वाहन चालान और 56 में 188 कार्रवाई की गई है। वहीं लोगों को बताया गया कि घर से बाहर तभी निकले जब बहुत जरूरी कार्य हो, अन्यथा घरों में। जिलाधिकारी ने बताया कि कोटदार श्रीमती कलावती देवी ग्राम पंचायत कटोही विकासखंड कोयलसा के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई थी कि वे नियमित रूप से दुकान पर न बैठने, खाद्यान्न का वितरण मानक के अनुरूप न देने, कुछ कार्डधारकों से अंगूठा लगवाने के बाद भी राशन न उपलब्ध कराए जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसका संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी ने क्षेत्रीय आपूर्ति निरीक्षक से जांच कराई गई। शिकायत सही पाए जाने पर जिलाधिकारी द्वारा कोटदार का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। ईद पर्व शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाने को लेकर शनिवार को जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। इसमें बड़ी संख्या में पुलिस व आरएएफ के जवान व अधिकारी शामिल हुए। फ्लैग मार्च के माध्यम से लोगों से ईद की नमाज घरों में अदा करने व अपने भाईचारे से त्यौहार मनाने की अपील की गई। शहर कोतवाली क्षेत्र में शनिवार को एसपी सिटी पंकज पांडे के नेतृत्व में पुलिस जवानों ने फ्लैग मार्च किया गया। थाना परिसर में से फ्लैग मार्च शुरू होकर शंकर जी की मूर्ति चौक पुराने कोतवाली तकिया पहाड़पुर होते हुए पुनः कोतवाली पहुंचा। इस दौरान लोगों को अनुशासन का एहसास कराया गया, साथ ही कोरोना वायरस से बचाव को लेकर जागरूक करने का काम किया गया। सरकार ने बताया कि राहत आयुक्त कार्यालय के वेब पोर्टल पर प्रवासी व्यक्तियों के डाटा फीडिंग का कार्य चल रहा है। डाटा फीडिंग के कार्य को अधिक सरल व सुविधाजनक बनाने तथा घर घर जाकर डाटा संकलित करने के उद्देश्य से राजस्व विभाग उत्तर प्रदेश शासन प्रवासी राहत मित्र ऐप तैयार किया गया है। इसका मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 8 मई 2020 को शुभारंभ किया गया है। उक्त ऐप पर डाटा फीड किए जाने के संबंध में 17 बिंदुओं पर निर्देश निर्गत करते हुए जनपद स्तर पर इस कार्य हेतु मुख्य विकास अधिकारी को ऑल नोडल अधिकारी नामित किया गया है। इस कार्य में ग्रामीण क्षेत्र के लिए जिला पंचायत राज अधिकारी आजमगढ़ एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी आजमगढ़ तथा नगरीय क्षेत्र के लिए अपर जिला अधिकारी प्रशासन व परियोजना अधिकारी डूडा द्वारा सपोर्ट किया जाएगा। आजमगढ़ के निजामाबाद थाना क्षेत्र के कोलपुर ग्राम में ब्राह्मण परिवार पर हुए जानलेवा हमले को लेकर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के प्रतिनिधि मंडल ने शनिवार को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एडीएम गुरु प्रसाद को सौंपकर न्यायपूर्ण व निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। सौंपे गए ज्ञापन में प्रदेश अध्यक्ष ब्रजेश दुबे जाफरपुर ने आरोप लगाया कि पीड़ित कोलपुर गांव निवासी बलदेव शुक्ला की शिकायत पर राजनीतिक व जातिगत दबाव में पुलिस प्रशासन उचित कार्रवाई न करते हुए मामले की लीपापोती में लग गया है। उन्होंने बताया कि पीड़ित परिवार के महिलाओं व बच्चों का बर्बरतापूर्वक पीटा गया, जो मानवता को तार तार करता है। गंभीर रूप से घायल पीड़ितों के सिर पर लगी चोटों को मेडिकल रिपोर्ट में छिपाकर मामले को दबाने के प्रयास जिला प्रशासन की संवेदनहीनता को दर्शाता है। तिवारी कुंदन, प्रदेश संरक्षक अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा ज्ञापन दिया है। यहाँ निजामबाद थाना अंतर्गत सोढ़री कोलपुर ग्राम में श्री बलदेव शुक्ला एवं उनके परिवार पर सोढ़री के ग्राम प्रधान पुत्र एवं उनके दबंग किस्म के लोगों ने जानलेवा हमला किया। घटना की जानकारी थानाध्यक्ष को उन्होंने दिया, जिस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। बाद में डीआईजी महोदय के यहाँ शिकायत करने पर विपक्षियों को थानाध्यक्ष ने पकड़ा, लेकिन जो सत्ताधारी पार्टी है उसके कुछ प्रभावशाली नेता जातिगत प्रभाव में सारे आरोपियों को छुड़ा लिए। उसके बाद से वह परिवार दर दर इधर उधर भटक रहा है। आजमगढ़ से खबर है, जहां मानसिक रूप से कमजोर पति की सकुशल वापसी के लिए महाराजगंज थाना क्षेत्र के बिशनपुर गांव निवासिनी पीड़िता ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। डीएम को दिए गए ज्ञापन में उक्त थाना क्षेत्र निवासिनी पीड़िता सीता देवी पत्नी आनंद मिश्र ने आरोप लगाया कि गाँव के ही कुछ दबंग लोग मेरे पति से जबरन, फर्जी और जालसाजी तरीके से जमीन रजिस्ट्री कराना चाहते हैं। मेरे पति 22 अप्रैल 2020 से ही लापता है। उनकी गुमशुदगी रिपोर्ट भी महाराजगंज थाने में दर्ज है। सीता देवी ने आगे आरोप लगाया है कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक न होने का लाभ उठाकर माधोपुर गांव निवासी दबंग जालसाजी और फर्जी तरीके से मेरे परिवार की बेशकीमती जमीन गुंडई के दम पर रजिस्ट्री करा सकते हैं, जो अन्याय होगा। पीड़िता ने डीएम से मिलकर दबंगों के खिलाफ कार्रवाई कर न्याय की गुहार लगाई है। आपका सीता मिश्रा है। मेरे पति 3 महीने से गायब हैं और मकान है वो फर्जी तरीके से लोग लिखवाने के चक्कर में हैं। कौन लोग लिखवाने के चक्कर में हैं? जितेंद्र तिवारी। क्या करते हैं वो लोग? वो लोग कहते हैं कि मकान रजिस्ट्री कराने के चक्कर में है।
किस किस्म के आदमी हैं? मनबड़ है और मनबड़ तरीके के आदमी हैं। कहाँ कहाँ आपने प्रार्थना पत्र दिया है? कोतवाली में, महाराजगंज, सीओ के यहाँ। अभी आप यहाँ दी हैं, साहब क्या बोले हैं? साहब बोले हैं कि अभी हम कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई करने के लिए चाह रहे हैं। और आपके पति का अता पता है कुछ? नहीं, पता नहीं है। तब कैसे रजिस्ट्री लोग कराना चाह रहे हैं? नहीं पता है कि वो लोग ले गए हैं जितेंद्र तिवारी, और जीएनपुर में पता है कि वो रजिस्ट्री कराना चाहते हैं। अतरौलिया स्थित रामनाथ धनंजय पीजी कॉलेज में बने फैसिलिटी क्वारंटीन सेंटर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान फैसिलिटी क्वारंटीन में बने कमरों का स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा पूरी तरीके से सैनिटाइज करवाया गया, क्योंकि बीते दिनों इसी क्वारंटीन सेंटर पर परानपुर के रघुनाथ और उनके एक लड़के को रखा गया था। रघुनाथ की कोरोना संदिग्ध के रूप में मृत्यु हो चुकी है, उसकी तथा लड़के की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। इसको देखते हुए पूरे कमरे को सील कर दिया गया है तथा अच्छे तरीके से पूरे कमरे को सैनिटाइज करवाया गया। अभी वर्तमान में इस सेंटर पर 5 लोगों को रखा गया है। उनके रहने के लिए अलग अलग कमरे आदि की व्यवस्था है तथा कमरों को पूरी तरीके से सैनिटाइजर करवाया गया है। पूरी साफ सफाई के साथ 5 लोगों को रखा गया है। जो 5 लोग इसमें पहले से रह रहे थे, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आने पर उन्हें राशन किट देकर छोड़ दिया गया है। इस क्रम में फैसिलिटी क्वारंटीन सेंटर पर बने कम्युनिटी किचन की गुणवत्ता भी देखी गई। धनंजय फैकल्टी क्वारंटाइन है यहाँ पे सर, ये सील किया गया कमरे, इसके बारे में बताइए। रामनाथ धनंजय हमारा फैसिलिटी सेंटर है। इस पर रघुनाथ थे और उनका बच्चा एक लड़का था, जिनका रिपोर्ट आने के बाद उनको कमरे को सैनिटाइज कराने के बाद सील कर दिया गया। पूरे विद्यालय भवन का सैनिटाइजेशन हुआ है और यहाँ पे अभी वर्तमान में 5 लोग रह रहे हैं, तो उनके लिए अलग अलग कमरा है। उनका कमरे में पूरी सैनिटाइजेशन करने के बाद पूरी व्यवस्था के साथ साफ़ सफाई के साथ उनको रखा गया है और उनके फैसिलिटी सेंटर का दिन पूरा होने के बाद उनको भी रिलीव कर दिया गया। सर, जितने लोग को आज छोड़ा जा रहा है, उन लोगों की क्या रिपोर्ट आ गई है? उन लोगों की रिपोर्ट आ गई। 5 लोग थे, 5 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई है, तो उनको खाद्यान्न दे करके आज छोड़ा गया। आज चौथे शनिवार को लगातार बंदर व मछलियों को आहार उपलब्ध कराते हुए मछलियों को बिस्किट, बंदरों को फल खिलाया गया। यह क्रम धर्मेंद्र सिंह के पहल में पिछले चौथे शनिवार से लगातार जारी है। इसमें भाजपा के निवर्तमान नगर अध्यक्ष विनय प्रकाश गुप्ता और जिला के मंत्री जूही श्रीवास्तव, अश्विनी सिंह, बलवंत सिंह, विजय सिंह, रमेश पाल, आलोक यादव ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। बदायूं में पिछले 1 महीने से कोरोना मुक्त रहा बदायूं जनपद में आज एक साथ 17 कोरोना पॉजिटिव केस मिलने से हड़कंप मच गया है। आज निकले कोरोना पॉजिटिव में से अधिकतम संख्या प्रवासी लोगों की है। इससे पहले बदायूं जनपद में कोरोना मरीजों की अधिकतम संख्या 16 रही थी और सारे कोरोना पॉजिटिव मरीज सही हो चुके थे। पिछले 1 महीने से कोरोना मुक्त रहा बदायूं जनपद में आज एक साथ 17 पॉजिटिव केस सामने आने से हड़कंप मचा है। आज सामने आए कोरोना पॉजिटिव में अधिकतम प्रवासी लोग हैं, जो हाल ही में मुंबई आदि जगहों से वापस आए थे। कोरोना पॉजिटिव में एक गर्भवती महिला भी शामिल है। सभी कोरोना पॉजिटिव लोगों को उझानी अस्पताल में रखा गया है। सर, बदायूं में आज कितने कोरोना पॉजिटिव केस निकले हैं और कहाँ के हैं सर? आज बदायूं में 17 केस पॉजिटिव निकले हैं, जिसमें एक शहर का है और 16 लोग देहात के। तो सर, जो देहात के हैं वो किसी के पर्टिकुलर एक ही गांव के हैं या कई गांव के? इसमें एक पर्टिकुलर गांव भी है और एक तहसील में भी, सॉरी तहसील में निकले हैं। अब सर क्या कार्रवाई की जा रही है इसके लिए? इसमें अब सभी लोगों को जो है वहाँ से लाया जाएगा और उनको जो है उजानी अस्पताल में अपने यहाँ ही चालू किया जाएगा। उजानी अस्पताल उसमें भर्ती किया जाएगा। तो ये सब लोग जो थे सब प्रवासी मजदूर हैं या कौन है? अब ये पूरी तरह जानकारी नहीं है, लेकिन इसमें से करीब 10-11 लोग तो हमारे बॉम्बे से आए हैं। बाकी के बारे में जानकारी दी जा रही है कौन कहाँ से आए। सर, शहर का जो है वो कंटेनमेंट जोन में से ही आया है या कहीं और नए इलाके से? शहर तो पूरा ही कंटेनमेंट जोन में था पहले, उसी जोन में से एक है। और ये खबर लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं, जहां डिम्पल यादव ने गरीबों को भोजन वितरित किया है और प्रवासी मजदूरों को भी साथ में भोजन वितरण किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी और उनके बेटे बेटियों ने गरीबों को लखनऊ के एक्सप्रेसवे पर भोजन वितरण का कार्य किया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं कि लखनऊ एक्सप्रेसवे पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव और उनके बेटे और बेटी ने मिलकर गरीब और प्रवासी मजदूरों में भोजन बांटने का
काम किया है। नगर पंचायत अतरौलिया में उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर दिनेश मिश्रा व क्षेत्राधिकारी शीतला प्रसाद पांडे द्वारा मैं फोर्स के साथ पूरे नगर पंचायत में भ्रमण कर लॉकडाउन के दौरान बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों पर कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ मोटरसाइकिल पर बिना हेलमेट के लोगों पर भी कार्रवाई की गई। पूरे नगर पंचायत में दुकानदारों में भय का माहौल व्याप्त था, तो वही लोगों को बताया गया कि घर से बाहर बहुत जरूरी हो तभी निकले, अन्यथा अपने घरों में ही रहें, सामाजिक दूरी का पालन करें, दुकानदार मास्क का प्रयोग करें तथा बाहर निकलते वक्त मास्क का प्रयोग अनिवार्य है। क्षेत्राधिकारी बुढ़नपुर शीतला पांडे ने बताया कि बिना मास्क लगाए लोगों पर कार्रवाई की जा रही है तथा जो लोग वाहन से चल रहे हैं और हेलमेट नहीं लगाए हैं उन पर भी चालान किया जा रहा है। मोटरसाइकिल पर केवल पीछे महिला को ही बैठने की अनुमति है। पुलिस प्रशासन द्वारा इस पर कार्रवाई की जा रही है और लॉकडाउन के दौरान आगे भी कार्रवाई चलती रहेगी। आज भी कुछ कार्रवाई हुई, कितनी की संख्या होगी? आज जो लोग मास्क नहीं लगाए हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। जो वाहन से चल रहे मोटरसाइकिल से हेलमेट नहीं लगाए हैं उस पर भी चालान किया जा रहा है। मोटरसाइकिल पर अगर महिला है तो महिला को बैठा सकते हैं, पुरुष नहीं बैठेगा। ये सब पे पूरे बाज़ार में हमारे एसडीएम साहब के द्वारा पुलिस बल के साथ पूरी कार्रवाई चल रही है। अभी तक लगभग 188 की कार्रवाई की गई है जो लोग मास्क नहीं लगाए हैं उनके खिलाफ, और लगभग 22 लोगों के खिलाफ जो हेलमेट नहीं लगाए हैं एमबी एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई की गई है। कुछ दुकानदार जो डीएम साहब द्वारा निर्देशित किया गया है कि रोस्टर बनाया गया है कि उसके अनुसार भी कुछ दुकानें नहीं खुली, उस पर भी कुछ कार्रवाई हुई है? नहीं, दुकानें जो रोस्टर के हिसाब से सारी दुकानें खुली हैं। अभी तक ऐसी कोई दुकान प्रकाश में नहीं आई कि रोस्टर के खिलाफ जिन्होंने उल्लंघन किया हो, ऐसा कोई प्रकाश में नहीं आया है। सर, ये कार्रवाई का आगे भी जारी एकदम जारी रहेगी। ये लॉकडाउन 31 तारीख तक है, ये लगातार चलती रहेगी। बताया कि बिसौली के थाना वजीरगंज के थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार यादव, बिसौली सीओ राघवेंद्र सिंह राठौर ने कस्बा वजीरगंज व आस पड़ोस गाँव के सम्मानित व्यक्ति मौलवी कोई इमाम के साथ मीटिंग की है। मीटिंग कर आगामी त्यौहार ईद अलविदा जुम्मा को लेकर कहा कि सभी मुस्लिम भाई अपने अपने घरों में रहकर शांतिपूर्वक ईद का त्यौहार मनाएं, सभी लोग लॉकडाउन का पालन करें और सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें, कोई भी शांति व्यवस्था भंग न करें। यदि कोई शांति व्यवस्था का भंग करता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर थानाध्यक्ष प्रदीप यादव, बिसौली सीओ राघवेंद्र सिंह राठौर, शमशेर, रंजीत, मंजीत, सचिन ढाका आदि। आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति सदस्य अखिलेश मिश्रा गुड्डू के द्वारा लॉकडाउन लगने के बाद से जरूरतमंदों की मदद का कार्य निरंतर जारी है। चाहे जरूरतमंदों में खाद्य सामग्री के वितरण का कार्य हो या कोरोना वॉरियर्स को धन्यवाद पत्र और अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित करने का कार्य रहा हो, अखिलेश मिश्रा गुड्डू ने हर कार्य में अपनी क्षमता से ज्यादा करने का कार्य किया है। इसी क्रम में जब प्रदेश कार्य समिति सदस्य अखिलेश मिश्रा गुड्डू को ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर सुभाष पांडे के द्वारा सूचना मिली कि ब्लड बैंक में कोरोना संकट काल में ब्लड की कमी है, तो प्रदेश कार्य समिति सदस्य अखिलेश मिश्रा गुड्डू ने अपने आवास पर रक्तदान शिविर लगवाया, जिसमें कुल 115 भाजपा कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। कोरोना वैश्विक महामारी में इस समय ब्लड की कमी ब्लड बैंकों में मुझे समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला, ब्लड बैंक प्रभारी के माध्यम से पता चला कि इस जो ये समय चल रहा है इस समय ब्लड की भारी कमी है। लगभग 20 जिलों में ब्लड न के बराबर है। मैंने एक निर्णय लिया, क्यों न एक ब्लड कैंप का आयोजन किया जाए। आज उसी क्रम में हमारे मुंडा स्थित आवास पे कैंप का आयोजन किया गया। 117 लोगों ने रक्तदान करके अपना बहुत ही अमूल्य योगदान किया है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और मैं आपसे भी आप सभी से अपील करता हूं कि इस समय इस विपरीत परिस्थितियों में आप भी रक्तदान करके किसी का जीवन बचा सकते हैं। रक्तदान महादान। जय हिंद, जय भारत। कहा जाता है कि इंसान जब शैतान बन जाता है तो उसे अपने पराये का ज्ञान भी नहीं रह जाता। इसका नज़ारा बलरामपुर जनपद के थाना रेहरा बाजार क्षेत्र में उस समय देखने को मिला जब एक छोटे से घरेलू विवाद को लेकर घरवालों का ही कहर एक अधेड़ महिला के ऊपर इस कदर टूटा कि देखते ही देखते बीच सड़क पर लात, घूंसे और लाठी डंडों की बरसात होने लगी, जिसमें महिला का पति, जेठ तथा जेठ के लड़के सहित कुल 6 लोग शामिल थे। महिला बीच सड़क पर रोते छटपटाते हुए जान बचाने की भीख मांग रही थी, परंतु उन दरिंदों पर कुछ असर नहीं हो रहा था। सबसे खास बात यह रही कि मौके पर डायल 112 नंबर के पुलिसकर्मी भी मौजूद थे, परंतु उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया। इस पूरे घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही एसपी देवरंजन वर्मा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई करने के लिए थाना रेहरा बाजार की पुलिस को
आदेश दिया। एसपी ने बताया कि महिला के पति जेठ सहित 6 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा 2 की तलाश जारी है और अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले दोनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। ट्विटर पर जनपद बलरामपुर के थाना रेहरा बाजार का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में एक सड़क के किनारे एक महिला को कुछ लोग बहुत ही बुरी तरह से मार पीट रहे हैं। इस वीडियो में ये भी दिखाया गया है कि वहाँ पर कुछ पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं जो किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इस प्रकरण का तत्काल संज्ञान लिया गया और इसमें जब पुलिस ने छानबीन की तो ये जानकारी मिली कि इस महिला को उसका पति, उसका जेठ, उसका देवर और जेठ के 3 लड़के 6 लोगों ने मिल करके बहुत बुरी तरह से मारा पीटा है और वहाँ पर जो यूपी 112 की गाड़ी खड़ी थी उनके पुलिसकर्मियों ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। तो इस प्रकरण में तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इसके साथ ही पुलिस ने कई स्थानों पर दबिश दे करके महिला के पति को, महिला के जेठ को, उसके देवर को और जेठ के 1 लड़के को यानी कि 6 में से 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। शेष 2 अभियुक्त जो जेठ के 2 लड़के हैं उनको भी बहुत शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यूपी 112 के पुलिसकर्मी जिन्होंने मौके पर कोई भी कार्रवाई नहीं की है उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। तो शीघ्र ही अन्य अभियुक्तों की भी हम लोग गिरफ्तारी करके इसमें कठोर कार्रवाई करेंगे। जरा सोचिए, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो आलम क्या होगा। ऐसा एक मामला आजमगढ़ फायर सर्विस में तैनात एक पुलिसकर्मी पर पुलिसकर्मी द्वारा 10 साल की मासूम के साथ छिड़खाने का प्रकाश में आया है। जहां फायर ब्रिगेड का सिपाही देवेंद्र पांडे कल शाम 10 साल की मासूम को कोल्ड ड्रिंक पिलाकर उसके साथ अश्लील हरकत कर रहा था। मामला जब पुलिस कप्तान प्रोफेसर देवड़ी सिंह के संज्ञान में आया तो उन्होंने तत्काल कोतवाली पुलिस को निर्देश दिया। आरोपी को सस्पेंड कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। सुनवाते हैं क्या कुछ कहा इस बाबत आजमगढ़ एसपी प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह ने। ये कल शाम की बात है, उसने एक 10 साल की बच्ची के साथ छेड़खानी किया था। जैसे ही बात मेरे संज्ञान में आई मैंने तुरंत मुकदमा लिखा और आज उसका मेडिकल कराया गया। आज उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। सस्पेंशन की भी कार्रवाई की जाएगी? हाँ, उसको आज निलंबित भी कर दिया गया है। लॉकडाउन के तहत जहां शासन और प्रशासन लोगों की सेवा में दिन रात मेहनत कर रहा है तो इस सामाजिक संगठन भी इस कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ऐसी ही एक वानगी देखने को मिली आजमगढ़ में, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा निरंतर चलाए जा रहे प्रवासी राहगीरों यात्रियों को खाने की सामग्री उपलब्ध कराया जा रहा है। इस सेवा में संघ के स्वयंसेवक, सेवा भारती के लोग, विद्यार्थी परिषद के विद्यार्थीगण व आज के दिन नगर के अध्यक्ष विनय प्रकाश गुप्त, नगर के वर्तमान उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने अपनी सेवा भाव का सहयोग प्रदान किया। बरदर थाना क्षेत्र के दुबरा बाजार में बीती रात तकरीबन 10 बजे रात्रि में खेत में लटकते 11,000 हाई टेंशन तार की चपेट में दुबरा बाजार निवासी वीरेंद्र यादव की आने से काफ़ी झुलस गए हैं। परिजनों की सूचना मिलने पर इलाज के लिए हायर सेंटर जौनपुर के लिए लेकर निकल पड़े। हॉस्पिटल जौनपुर पहुंचते ही वीरेंद्र की मौत हो गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। थानाध्यक्ष वरदानंद कुमार तिवारी मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया है। हादसे का मुख्य कारण विद्युत विभाग से संबंधित सभी अधिकारियों को सूचना भी दे दी गई है, लेकिन उदासीनता सामने आई है। दूरभाष के द्वारा तहसीलदार मार्टिनगंज प्रेम कुमार राय को जानकारी दे दी गई। उन्होंने आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। लॉकडाउन 4 में जनपद में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के प्रति जिला प्रशासन सख्त हो चुका है। जिलाधिकारी आजमगढ़ नागेंद्र सिंह ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान मिली छूट का लोग नाजायज लाभ ले रहे हैं। लॉकडाउन का पालन करना सभी के लिए अत्यंत जरूरी है। कोई भी व्यक्ति बिना मास्क व हेलमेट के यदि मिलता है तो उसके ऊपर अर्थदंड लगाया जाएगा। साथ ही मोटरसाइकिल पर सिर्फ एक व्यक्ति ही सफर कर सकते हैं। साथ में अगर कोई महिला बैठी है तभी बैठ सकती है जब वो बीमार हो या सरकारी कर्मचारी हो जो ड्यूटी करने जा रही हो। साथ ही सार्वजनिक स्थान पर थूकना सख्त मना है। ऐसा करते या लॉकडाउन को उल्लंघन करते हुए कोई पाया जाता है तो उस पर अर्थदंड आजमगढ़ पुलिस लगाने का निर्देश दे दिया गया है। आइए सुनते हैं कि जिलाधिकारी आजमगढ़ ने क्या कुछ कहा। प्राय देखा जा रहा है कि लॉकडाउन को कुछ शर्तों के साथ कई सेक्टर में ओपन किया गया और उसमें उम्मीद की गई थी कि लोग लॉकडाउन के दौरान जो आचरण विकसित हुआ उसका पालन छूटों के दौरान भी करेंगे। लेकिन जागरूकता और अनुनय विनय के पश्चात भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हल्के में ले रहे हैं। इसलिए बाध्य होकर उत्तर प्रदेश कोविड-19 विनियमावली 2020 के अंतर्गत
अपराधों के उल्लंघन करने पर एफआईआर के अलावा जो शमन शुल्क तत्काल पेनाल्टी वसूलने का जो प्रोविज़न है उसको जनपद में प्रभावी रूप से लागू करने के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर्स को मेरे द्वारा निर्देश दिए गए। उसमें यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर लोगों से बहुत नज़दीक बात करता है बिना मास्क लगाए, गमछा, रुमाल, स्कार्फ नहीं यूज़ करता है, तो पहले पर 100 रुपये, पहला अपराध है तो 100 रुपये, दूसरा अपराध है तो 100 से लेके 500 रुपये तक, और तीसरे पर 500 रुपये। उसी तरह अगर लॉकडाउन का उल्लंघन करता है कोई तो प्रथम अपराध पर 100 से 500 रुपये और द्वितीय अपराध पर 500 से लेकर 1000 रुपये के बीच में कोई भी धनराशि तत्काल वसूली जा सकती है। इसी प्रकार दोपहिया वाहन पर पिछली सीट पर अगर कोई बैठा है, अनुमति सिर्फ महिला के लिए है, अगर कोई महिला के अलावा कोई बैठा है तो उसके भी तत्काल प्रथम अपराध पर 250, द्वितीय पर 500 और तृतीय पर 1000 रुपये, और तृतीय अपराध के बाद भी अगर मिलता है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित होगा। उसी तरह जो सार्वजनिक स्थानों पर थूकने और लॉकडाउन के उल्लंघन करने पर अगर 2 अपराधों के बाद अगर रिपीटेड उसके बाद भी अपराध करता है तो प्रत्येक अपराध पर 1000 रुपये का दंड लगेगा। तो हमने कार्यपालक मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर्स को निर्देश दिया है कि इसका जगह जगह तेजी से चेकिंग करके इसका पालन कराएं, ताकि लोग किसी से बात करने के दौरान मास्क जरूर लगाएं, सार्वजनिक स्थलों पर थूकें ना, मास्क न लगाएं तो दुपट्टा, स्कार्फ वगैरह यूज़ करें। कई लोगों को हमने देखा है कि जब टोका जाता है तो जेब से मास्क निकालते हैं और लगाने लगते हैं। मैं जनपद के लोगों से अनुरोध कर रहा हूँ एज ए गार्जियन, ये कोई पुलिस के डर से या मजिस्ट्रेट के डर से अगर आप सामने लगाते हो तो ये क्या प्रदर्शित करते हो? क्या अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना चाहते हो? आपको एहसास नहीं है कि 2 मीटर की दूरी से अगर कम पर कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा है तो आप जरूर गमछा, स्कार्फ, दुपट्टा लगाएं। आप अकेले घर। लॉकडाउन 4 में जनपद में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के प्रति जिला प्रशासन सख्त हो चुका है। जिलाधिकारी आजमगढ़ नागेंद्र सिंह ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान मिली छूट का लोग नाजायज लाभ ले रहे हैं। लॉकडाउन का पालन करना सभी के लिए अत्यंत जरूरी है। कोई भी व्यक्ति बिना मास्क व हेलमेट के यदि मिलता है तो उसके ऊपर अर्थदंड लगाया जाएगा। साथ ही मोटरसाइकिल पर सिर्फ एक व्यक्ति ही सफर कर सकते हैं। साथ में अगर कोई महिला बैठी है तभी बैठ सकती है जब वो बीमार हो या सरकारी कर्मचारी हो जो ड्यूटी करने जा रही हो। साथ ही सार्वजनिक स्थान पर थूकना सख्त मना है। ऐसा करते या लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए कोई पाया जाता है तो उस पर अर्थदंड आजमगढ़ पुलिस लगाने का निर्देश दे दिया गया है। आइए सुनते हैं कि जिलाधिकारी आजमगढ़ ने क्या कुछ कहा। प्राय देखा जा रहा है कि लॉकडाउन को कुछ शर्तों के साथ कई सेक्टर में ओपन किया गया और उसमें उम्मीद की गई थी कि लोग लॉकडाउन के दौरान जो आचरण विकसित हुआ उसका पालन छूटों के दौरान भी करेंगे। लेकिन जागरूकता और अनुनय विनय के पश्चात भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हल्के में ले रहे हैं। इसलिए बाध्य होकर उत्तर प्रदेश कोविड-19 विनियमावली 2020 के अंतर्गत अपराधों के उल्लंघन करने पर एफआईआर के अलावा जो शमन शुल्क तत्काल पेनाल्टी वसूलने का जो प्रोविज़न है उसको जनपद में प्रभावी रूप से लागू करने के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट और
पुलिस ऑफिसर्स को मेरे द्वारा निर्देश दिए गए हैं। उसमें यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर लोगों से बहुत नज़दीक बात करता है बिना मास्क लगाए, गमछा, रुमाल, स्कार्फ नहीं यूज़ करता है, तो पहले पर 100 रुपये, पहला अपराध है तो 100 रुपये, दूसरा अपराध है तो 100 से लेके 500 रुपये तक, और तीसरे पर 500 रुपये। उसी तरह अगर लॉकडाउन का उल्लंघन करता है कोई, तो प्रथम अपराध पर 100 से 500 रुपये और द्वितीय अपराध पर 500 से लेकर 1000 रुपये के बीच में कोई भी धनराशि तत्काल वसूली जा सकती है। इसी प्रकार दोपहिया वाहन पर पिछली सीट पर अगर कोई बैठा है, अनुमति सिर्फ महिला के लिए है, अगर कोई महिला के अलावा कोई बैठा है तो उसके भी तत्काल प्रथम अपराध पर 250, द्वितीय पर 500 और तृतीय पर 1000 रुपये, और तृतीय अपराध के बाद भी अगर मिलता है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित होगा। उसी तरह जो सार्वजनिक स्थानों पर थूकने और लॉकडाउन के उल्लंघन करने पर अगर 2 अपराधों के बाद अगर रिपीटेड उसके बाद भी अपराध करता है तो प्रत्येक अपराध पर 1000 रुपये का दंड लगे। तो हमने कार्यपालक मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर्स को निर्देश दिया है कि इसका जगह जगह तेजी से चेकिंग करके इसका पालन कराएं, ताकि लोग किसी से बात करने के दौरान मास्क जरूर लगाएं, सार्वजनिक स्थलों पर थूकें ना, मास्क न लगाएं तो दुपट्टा, स्कार्फ वगैरह यूज़ करें। कई लोगों को हमने देखा है कि जब टोका जाता है तो जेब से मास्क निकालते हैं और लगाने लगते हैं। मैं जनपद के लोगों से अनुरोध कर रहा हूं एज ए गार्जियन, ये कोई पुलिस के डर से या मजिस्ट्रेट के डर से अगर आप सामने लगाते हो तो ये क्या प्रदर्शित करते हो? क्या अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना चाहते हो? आपको एहसास नहीं है कि 2 मीटर की दूरी से अगर कम पर कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा है तो आप जरूर गमछा, स्कार्फ, दुपट्टा लगाएं। आप अकेले घर में बैठे हैं, 2 मीटर दूरी पर सब बैठे हैं, कोई दिक्कत। लॉकडाउन में किसी भी गरीब का चूल्हा नहीं पड़ेगा ठंडा, ऐसा कहना जिलाधिकारी का है। प्रवासी श्रमिकों व जनपद में रहने वाले ऐसे लोग जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनके लिए राहत भरी खबर है। जिलाधिकारी ने बताया कि ऐसे लोगों को अस्थायी राशन कार्ड बनवाने के साथ ही उन्हें निःशुल्क राशन भी वितरित किया जाएगा। लॉकडाउन में किसी भी गरीब का चूल्हा ठंडा न पड़े, इसके लिए जिला प्रशासन पर कटिबद्ध है। साथ ही जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि जिनका भी नाम अपने घर के राशन कार्ड में नहीं है, उनका भी राशन कार्ड बनाया जाएगा। इसके लिए टीमें भी गठित की जा चुकी है। 1 सप्ताह के भीतर ऐसे तमाम लोगों को चिन्हित कर उन तक राशन की आपूर्ति की जाएगी। आइए सुनते हैं विस्तार से कि जिलाधिकारी ने क्या कुछ कहा। श्रमिकों और अवरुद्ध जो श्रमिक हैं, उनके लिए शासन ने व्यवस्था किया है कि उनके अब अस्थायी राशन कार्ड बनेंगे। बहुत सारे लोग हमारे जनपद में भी ऐसे हैं जिनको आधार कार्ड नहीं है, अकाउंट नंबर नहीं है, इसलिए उनके राशन कार्ड नहीं बन सकते या किसी अन्य जनपद के रहने वाले। और जो ये प्रवासी श्रमिक आ रहे हैं, इन प्रवासी श्रमिकों में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो किसी घर के राशन कार्ड की यूनिट के हिस्से होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूनिट के हिस्से नहीं हैं राशन कार्ड के। तो जो लोग यूनिट के हिस्से नहीं हैं उनका, और जिनके पास आधार और अकाउंट ना होने की वजह से राशन कार्ड नहीं बन सकता, उनका, उन सभी लोगों के अस्थायी राशन कार्ड की व्यवस्था है। सीडीओ साहब को हमने नोडल अधिकारी बनाया है। डीएसओ उपश्रमायुक्त जो हैं इसके मेंबर हैं, एडीएमई इसके मेंबर हैं। नगरीय क्षेत्रों के लिए एडीएमई देखेंगे ताकि जितने भी इस तरह के लोग हैं उनका कार्ड बन जाए। उनको प्रत्येक कार्ड पर 1 किलो चना फ्री
और प्रत्येक यूनिट पर 5 किलो अनाज फ्री। 5 किलो जो अनाज होगा प्रत्येक इकाई पर होगा। चना जो होगा प्रत्येक कार्ड पर एक होगा। 5 किलो जो अनाज है उसमें 3 किलो गेहूं, 2 किलो चावल, ये मिलना शुरू होगा। और मुझे उम्मीद है कि हमारे स्टाफ के लोग प्रवासी श्रमिकों का जो डेटा है उसको विलेज वाइज राशन कार्ड के जो फीडेड डेटा है यूनिट है उससे मिलान कर रहे हैं, और जो बाकी लोग होंगे उनके अस्थायी कार्ड बनने की प्रक्रिया आज से प्रारंभ हो गई है, और उम्मीद है कि 1 सप्ताह में हम लोग इस कार्य को कंप्लीट कर लें। लॉकडाउन 4 में जनपद में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के प्रति आजमगढ़ पुलिस सख्त हो चुकी है। एसपी आजमगढ़ प्रोफेसर त्रिवेदी सिंह ने कहा कि लॉकडाउन का पालन करना सभी के लिए अत्यंत जरूरी है। कोई भी व्यक्ति बिना मास्क व हेलमेट के यदि मिलता है तो उसके ऊपर अर्थदंड लगाया जाएगा। साथ ही मोटरसाइकिल पर सिर्फ एक व्यक्ति ही सफर कर सकते हैं। साथ में कोई महिला तथा तभी बैठ सकती है जब वो बीमार हो या सरकारी कर्मचारी हो जो ड्यूटी करने जा रही हो। लॉकडाउन का उल्लंघन करते यदि कोई पाया जाता है तो उस पर कितना अर्थदंड आजमगढ़ पुलिस लगाएगी, आइए सुनवाते हैं एसपी आजमगढ़ प्रोफेसर त्रिवेदी सिंह को। सर, लॉकडाउन 4 को लेके जो कार्रवाई की जा रही थी उसमें 2 दिन में कितनी अभी तक कामयाबी मिली है और कितने लोग कार्रवाई की गई? देखिए, जो महामारी अधिनियम है उस अधिनियम के तहत उत्तर प्रदेश कोविड-19 की जो बी नियमावली जारी हुई है उसमें अगर कोई सड़क पे थूकता है तो उस पर 100 रुपये का फाइन किया जाएगा। अगर कोई आदमी मास्क नहीं पहन के निकलता है, मास्क मतलब ये कि मास्क भी हो सकता है और गमछा भी या रुमाल से भी ढक सकता है। अगर रुमाल से अपना मुंह ढका हुआ है या गमछे से मुंह ढका हुआ है तब भी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अगर इस तरह का कोई भी मास्क यूज़ नहीं कर रहा है तो उस पर 100 रुपये का फाइन किया जाएगा। दूसरी बार फिर अगर वो मिलता है तो 100 रुपये का फाइन किया जाएगा, और तीसरी बार अगर मिलता है तो उस पर 500 रुपये का फाइन किया जाएगा। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल पे बिना अनुमति के कोई दूसरे व्यक्ति को बैठाया हुआ है तो सबसे पहले उस पर फाइन जो है हमारा 100 रुपये का होगा। लेकिन दूसरी बार अगर यही ऑफेंस करता है, मोटरसाइकिल पे किसी दूसरे व्यक्ति को बैठा के चलता है तो उस पर 500 रुपये का फाइन लगाया जाएगा, और अगर तीसरी बार गुनाह करेगा तो 1000 रुपये का फाइन लगाया जाएगा। अभी जो कल तक कार्रवाई हुई है उसमें हमारे MB एक्ट और अन्य मुकदमों के तहत कार्रवाई हुई है। करीब 1000 लोगों के खिलाफ हम लोगों ने परसों कार्रवाई की थी। आज से मेरा ये अभियान चल रहा है। अब इसमें जो भी लॉकडाउन के नियमों का, शर्तों का उल्लंघन करेगा, जैसे मोटरसाइकिल पे किसी दूसरे को बैठा के चलेगा, एक विशेष परिस्थिति में छोड़ा जा सकता है जब कोई लेडी बैठी हो और वो भी बीमारी की वजह से उसको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा हो, तभी छूट है। अन्यथा मोटरसाइकिल पे सिर्फ अकेला आदमी जो चला रहा मोटरसाइकिल वही जा सकता है, दूसरे किसी को नहीं बैठाएगा, नहीं तो उस पर फाइन लगाया जाएगा। उसी तरह बिना मास्क के अगर पब्लिक प्लेस पे कोई आदमी घूमता हुआ, कोई भी व्यक्ति अगर बिना मास्क लगाए चलेगा तो उस पर फाइन जो है लगातार हम करते हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर है यूपी के सुल्तानपुर जिले के कुड़वार थाना क्षेत्र के बंधुआ कला से, जहां सपा के विधायक अबरार के प्रतिनिधि जफरुल हसन और बबलू की गुंडागर्दी की वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल पूरा मामला सुल्तानपुर जिले के कुड़वार थाना क्षेत्र के बंधुआ कला गांव का है, जहां मामूली विवाद में इसौली विधायक अबरार अहमद के प्रतिनिधि जफरुल हसन उर्फ बबलू का फल की दुकान में तोड़फोड़ किया। वही तोड़फोड़ का वीडियो वायरल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घंटों मशक्कत के बाद मामले को शांत कराया। फिलहाल पीड़ित की तहरीर पर विधायक प्रतिनिधि बबलू समेत 4 नामजद व अज्ञात के खिलाफ कुड़वार थाने में मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। आपको बताते चलें कि सपा विधायक अबरार खान के प्रतिनिधि बबलू ने मामूली विवाद में कैंसर पीड़ित की दुकान में घुसकर तोड़फोड़ की। पीड़ित ने आरोप लगाते हुए बताया कि मेरे दुकान का सामान रोड पर फेंक दिया और मुझे मारा पीटा। वही कैंसर पीड़ित मरीज से मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने व लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाने का वीडियो किसी ने वायरल कर दिया। वायरल होने के बाद सक्रिय हुई कुड़वार पुलिस ने पूरे मामले को शांत कर मुकदमा दर्ज कर जांच में जुट गई है। मैं था लगभग 6 बज रहे थे और मैं दुकान पे रोज़ा खोलने का इंतज़ाम कर रहा था, तभी मेरे दुकान पे 2 गाड़ी भर के आदमी आए और उसमें गाड़ी बैठे बैठे आवाज़ दिए
सामान के लिए, तो हम पहुंचा ना सके उनके पास गाड़ी पर सामान, तो उन्होंने उतने पे उतर कर और बेहतर करना और गाली फक्कर देना चालू किया। उसके बाद हमने उस पर विरोध किया, तो उसके बाद हमको मारना शुरू किया। उसके बाद हमारे पिताजी जो कि कैंसर पीड़ित है, उनको जो है बुरी तरीक़ा से मार के घायल कर दिए हैं। और उसके बाद जो है मामला जो है फिर उसमें काफ़ी जो है 10-12 लोग लगभग थे, 10-12 लोग थे। उसके बाद वहाँ पे ले फ़ोन किया, तो चौकी पे जो है विधायक जी आए। उसके बाद उसमें सुलह सपाटा करा के उन्हीं के जो है सब मतलब सभी लोग थे। विधायक जी का इसमें जो है आए, उसके बाद उसे सुलह सपाटा करा के चले गए, कहे अभी कोई मामला नहीं है और इसमें छोटे छोटे बच्चों नादानियों की गलती है और इसमें हमारा कोई प्रकरण नहीं। FIR जो है वो थाने पे हुआ है। उसके बाद में जब वो लोग चले गए, फिर दोबारा हमारी दुकान पे हमला बोल दिए। लगभग 25-30 लोग आ गए थे। जब वहाँ सुलह सपाटा हुआ, उसके बाद काफ़ी लोग और ज़्यादा आ गए थे। हम लोग बैठे ही थे, हमारे ऊपर आके तुरंत हमला बोल दिए। लाठी डंडा लेके हम लोग दुकान में बैठे ही थे। और इस वक्त की ये बड़ी खबर है यूपी के सुल्तानपुर जिले के कुलवार थाना क्षेत्र के बंधुआ कला से, जहां सपा के विधायक अबरार के प्रतिनिधि जफरुल हसन और बबलू की गुंडागर्दी की वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल पूरा मामला सुल्तानपुर जिले के कुलवार थाना क्षेत्र के बंधुआ कला गांव का है, जहां मामूली विवाद में इसौली विधायक अबरार अहमद के प्रतिनिधि जफरुल हसन उर्फ बबलू का फल की दुकान में तोड़फोड़ किया। वही तोड़फोड़ का वीडियो वायरल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घंटों मशक्कत के बाद मामले को शांत कराया। फिलहाल पीड़ित की तहरीर पर विधायक प्रतिनिधि बबलू समेत 4 नामजद व अज्ञात के खिलाफ कुलवार थाने में मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। आपको बताते चलें कि सपा विधायक अबरार खान के प्रतिनिधि बबलू ने मामूली विवाद में कैंसर पीड़ित की दुकान में घुसकर तोड़फोड़ की। पीड़ित ने आरोप लगाते हुए बताया कि मेरे दुकान का सामान रोड पर फेंक दिया और मुझे मारा पीटा। वही कैंसर पीड़ित मरीज से मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने व लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाने का वीडियो किसी ने वायरल कर दिया। वायरल होने के बाद सक्रिय हुई कुलवार पुलिस ने पूरे मामले को शांत कर मुकदमा दर्ज कर जांच में जुट गई है। मैं था लगभग 6 बज रहे थे और मैं दुकान पे रोज़ा खोलने का इंतज़ाम कर रहा था, तभी मेरे दुकान पे 2 गाड़ी भर के आदमी आए और उसमें गाड़ी बैठे बैठे आवाज़ दिए सामान के लिए, तो हम पहुंचा ना सके उनके पास गाड़ी पर सामान, तो उन्होंने उतने पे उतर कर और बेहतर करना और गाली फक्कर देना चालू किया। उसके बाद हमने उस पर विरोध किया, तो उसके बाद हमको मारना शुरू किया। उसके बाद हमारे पिताजी जो कि कैंसर पीड़ित है, उनको जो है बुरी तरीक़ा से मार के घायल कर दिए हैं। और उसके बाद जो है मामला जो है फिर उसमें काफ़ी जो है 10-12 लोग लगभग थे, 10-12 लोग थे। उसके बाद वहाँ पे ले फ़ोन किया, तो चौकी पे जो है विधायक जी आए। उसके बाद उसमें सुलह सपाटा करा के उन्हीं के जो है सब मतलब सभी लोग थे। विधायक जी का इसमें जो है आए, उसके बाद उसे सुलह सपाटा करा के चले गए, कहे अभी कोई मामला नहीं है और इसमें छोटे छोटे बच्चों नादानियों की गलती है और इसमें हमारा कोई प्रकरण नहीं। FIR जो है वो थाने पे हुआ है। उसके बाद में जब वो लोग चले गए, फिर दोबारा हमारी दुकान पे हमला बोल दिए। लगभग 25-30 लोग आ गए थे। जब वहाँ सुलह सपाटा हुआ, उसके बाद काफ़ी लोग और ज़्यादा आ गए थे। हम लोग बैठे ही थे, हमारे ऊपर आके तुरंत हमला बोल दिए। लाठी डंडा लेके हम लोग दुकान में बैठे ही थे।